चलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि किस तरीके से बंगाल को कैप्चर कर लिया गया, ठीक है। वहाँ पे हमने ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लिया, जैसे द्वैध शासन प्रणाली बोलते थे, वो भी हमारा क्लियर हो गया। आज हम बात कर रहे हैं द नेक्स्ट टॉपिक। अब ब्रिटिशर्स कहते हैं ना, शेर के मुंह में खून लगना, तो अब अंग्रेजों के मुंह पे खून लग चुका था। एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू कॉन्कर द होल इंडिया। उनको ये समझने आ गया था कि बंगाल इज द स्पाइन ऑफ एन इंडियन ट्रेड। बंगाल जो है वो रीढ़ की हड्डी है किसकी? भारतीय ट्रेड की। everyone those who are coming from Europe, they are going to come to India for the trade, and the basic requirement is the spices. सबसे मेन चीज क्या थी? स्पाइसेस। नाउ द ब्रिटिशर्स who came as a trader, पहले जो अंग्रेज स्पेशली यूरोपियंस ट्रेडर्स बन के आए थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी ईस्ट इंडिया कंपनी, नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन इंडियन एम्पायर्स ऑल्सो। अब उन्हें ये समझने आ गया था कि अगर भारत में बहुत लॉन्ग ट्रेड करना है तो नाउ इट्स अ टाइम टू कैप्चर दिस होल इंडिया। एंड द बिगेस्ट लॉस फॉर द इंडिया इज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेवरल स्मॉल स्टेट्स। इंडिया जो थी वो छोटे छोटे स्टेट्स में बट गई थी। Unity is our power, and that unity was divided after 1707। 1707 के बाद हमें भारत की जो एकता, एक अखंड राज्य देखने को मिलते थे, whether it was captured by the Mughals, वो अब ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द मैसूर टू बी कैप्चर्ड आफ्टर बंगाल। मैसूर कौन सा है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एंग्लो मैसूर वॉर दैट हैपेंस इन 1767 टू 1799। पहले डेट याद करना है। हिंदी में बात करेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध की या एंग्लो मैसूर वॉर की। क्लियर है? डेट याद करनी है। कब से? जब भी मैसूर आए, यू शुड हैव टू बी अवेयर विथ टू नेम्स। फर्स्ट वन इज हैदर अली एंड सेकेंड वन इज टीपू सुल्तान, ठीक है। मैसूर टाइगर, टीपू सुल्तान, we known, and many of the books in an old and review it, they told that the मैसूर टाइगर is हैदर अली। पर हमें याद रखना है मैसूर का शेर हम किसे बोलते थे भाई साहब? टीपू सुल्तान को। सो दिस इज योर मैसूर। अब इस मैसूर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लो। मैसूर अगर मैं बात करूंगा तो पहली चीज मेरे दिमाग में काम आएगी कि मैसूर हैविंग अ गुड एंड हेल्दी रिलेशंस विद फ्रेंच। मैसूर के अच्छे रिलेशन किसके साथ चल रहे थे? फ्रांसीसियों के साथ। पहली चीज क्लियर है। मैसूर वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। ब्रिटिशर्स को यहाँ ट्रेड करना था। किसकी अच्छी पट रही थी, किसकी नहीं पट रही थी, दिस ऑल आर द रीजंस। तो वी आर गोइंग थ्रू दैट ओनली। तो बैकग्राउंड क्या था भैया एंग्लो मैसूर वॉर का? सीधे आते हैं। द राइजिंग ऑफ मैसूर अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली वॉज व्यूड टू बी द थ्रेटन्ड बाय द नेबरिंग स्टेट। अब सबसे ज्यादा डर था, मैसूर पावरफुल हो रहा था। ये रहा आपके मराठास, ये पूरा अखंड भारत हमने याद किए थे मराठास में। ये मराठास की आंखों में चुभने लगा था मैसूर, पहली चीज। उसके बाद निजाम ऑफ हैदराबाद ये रहा, और नवाब ऑफ कर्नाटक ये वाले एरिया में ये जितनी निजामशाही चल रही थी, ये कहीं ना कहीं किससे डरते थे? मैसूर। ये कर्नाटक वाले, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दुश्मनों से घिरा हुआ था, और मैसूर धीरे धीरे पावरफुल हो रहा था। और ये पावर ही किसकी आंखों में चुभ रही थी? उसके नेबर्स की आंखों में, ठीक है। अगली चीज, हैदर अली सो द नेबरिंग स्टेट एज द थ्रेटेड हिज मैसूर एम्पायर। हैदर अली को भी दिख रहा था कि जो बाकी के नेबरिंग एम्पायर्स हैं वो आने वाले टाइम में उसे रोंदेंगे, इसलिए अपने को पावरफुल होना। This provided an opportunity for the company to interfere in the conflict and annexed not only the Mysore but the Marathas and the ruler of the southern India। कंपनी ने सोचा दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त होता है। क्यों ना अपन ही इन दोनों तीयों में क्या करें? तेल डालें, इन लोगों को लड़वाएं और इन दोनों को ही अपन रूल कर ले। तो यहां से ब्रिटिशर्स की मंशा जागी। तो पहला पॉइंट विच इज मच मोर अवेयर, जब आप मीन्स लिखोगे तो यू शुड हैव टू नो अबाउट द प्रोवर्ब्स बिहाइंड दैट पर्टिकुलर इवेंट। आपको पता होना चाहिए कि ये घटना क्यों घटित हुई। अंग्रेज मैसूर क्यों आए? क्योंकि उनको एक ब्लैक होल देखने को मिला, बफर जोन। कि क्या चल रहा है यहाँ? फैब्रिकेशन चल रहा है भाई साहब, लड़ाई चल रही है, बुने जा रहे हैं एक दूसरे के प्रति कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, और यहाँ आपस में सब दुश्मन है। फूट डालो, राज करो, दिस इज द वन ऑफ द गुड थिंग, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा?
वाई एंग्लो मैसूर वॉर हैपन्स, क्यों हुआ? तो इसके कई सारे थे और साथ पे यहाँ पर 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए और हमें चारों की डेट याद रखनी है। पहली जो हुई थी वो हुई थी 1767 से 69, सेकंड हुई थी 90 to 84, देन 90 to 92 और लास्ट फाइनली साइन हुई वो हुई 1799। ये 4 आंग्ल मैसूर वॉर हुई थी या एंग्लो ब्रिटिश वॉर कही गई। ठीक है, मैसूर कहाँ है? दिस इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। फ्रांसीसी भी इसको चाहिए, ब्रिटिशर्स को भी ये चाहिए। फ्रांसीसियों का सपोर्ट मिल रहा था मैसूर को और भाई साहब ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इससे खफा थे। अगली चीज, फ्रांसीसी हमारी मदद क्यों कर रहे थे? सबसे पहली बात, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप है, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे आपको समझने आएगा कि 2 ऑफ दी पावर्स आर राइजिंग टुगेदर, 2 ताकतें आपस में बढ़ रही, एक है फ्रांस और दूसरा कौन है? यूरोप। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑन द पीक, इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम पर था और दोनों चाहते थे संसार में अपना बिजनेस पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना, यानी उनका जो साम्राज्य है ना, व्यापारिक साम्राज्य, उसको और भी सबल बनाना। इसलिए वो एक्सपीडिशन कर रहे थे, ये खोज वो खोज, दोनों गलती से पहुंच गए भारत और भारत में अब चल रही वर्चस्व की लड़ाई। यही नहीं, ये अमेरिका को भी देखने को मिलेगा। इन्होंने जब ये यहाँ पे हारेंगे तो ये अमेरिका की मदद करेंगे जान करके। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई साहब ये जो दुखड़ा था ना इंडिया का यहाँ हारने का, वो वहाँ से वसूलेंगे और फ्री फंड में क्या करेंगे? अमेरिका की मदद करेंगे। इसी के चक्कर में भाई साहब वहाँ पे फेमाइन जैसी कंडीशंस आ जाएंगी और वहाँ पे फ्रांस में पहली बार तख्ता पलट होगा। याद है ना लुइस, अपन बात कर चुके हैं लुइस 16, वो अपन बाद में कभी पढ़ेंगे, अपन हालांकि बात कर चुके हैं, अब उसके आगे अपन देखते हैं। तो पहला आदमी जिसके बारे में याद करना है वो कौन है? हैदर अली। हैदर अली के 3 दुश्मन तैयार हो चुके हैं, कौन कौन? निजाम ऑफ हैदराबाद, कर्नाटक और एक और मराठा। ये 3 दुश्मन तैयार हो चुके हैं और इन दुश्मनों का साथ कौन देने वाला है? ब्रिटिशर्स। अब आगे, द ब्रिटिशर्स अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ सदर्न इंडिया फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। भैया दक्षिण भारत का इंपॉर्टेंस उसे समझने आ गया। मैसूर वाज वन ऑफ द बिग पावर इन दिस रीजन हु डिड नॉट अलाउ अ गुड रिलेशन विद द ब्रिटिशर्स। और उन्हें यह भी समझने आ गया कि मैसूर कभी भी अंग्रेजों के साथ अच्छी दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि मैसूर तो खुद पावरफुल है, वो काहे को अंग्रेजों की मदद रहेगा। और अंग्रेज आते थे तो भारत को क्या दे जाते थे? सब्सिडरी अलायंस। हमें रख लो, रखने के बाद आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे ना, हमें पालो, हमें जैसे आप इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मिलो, तो वो सब्सिडी इनको जरूरत ही नहीं थी। एज अ रिजल्ट ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट द हैदर अली एंड टीपू सुल्तान विद द हेल्प ऑफ मराठा एंड निजाम ऑफ हैदराबाद, और मैसूर स्टेट को कैप्चर कर लेते। समझ गए? इसलिए ब्रिटिशर्स ने इनको क्या कर दिया? रोन दिया। ब्रिटिशर्स भी समझ गए थे कि ये बहुत बड़ी फांस है, दिस इज वन ऑफ द थॉर्न, काटा है, इसको हटाना पड़ेगा। इसी के तहत पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। तो अब 3 चीज़ें याद रखनी है। मैसूर कहाँ है समझ गए, मैसूर के 3 दुश्मन समझ गए, उन तीनों दुश्मन का नया दोस्त समझ गए, और चारों ने मिलकर किसकी बैंड बजा दी? समझ गए? रीज़न क्या था? डोमिनेंसी। मैसूर पावरफुल हो रहा था, इनकी आंखों में खटक रहा था, अंग्रेज के साथ अच्छे रिलेशन थे नहीं, तो इसलिए भाई साहब इसको हटाना था। यहीं से आता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हमें देखने को मिलती है 1767 से लेकर 99। अब रीजन क्या थे? रीजन वो थे कि अंग्रेजों को इनसे कोई मतलब नहीं था, जलती थी दूर से सड़ती थी, लेकिन इन्होंने उसके दुश्मन से दोस्ती कर ली। किसके साथ? फ्रेंच के साथ। अब हैदर अली की दोस्ती होती है फ्रेंच को, और ये कंपनी को खटकने लगी। द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन मैसूर एंड मद्रास, इसी के बीच में मैसूर और मद्रास की भाई साहब बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही थी, और मद्रास की गवर्नमेंट किसके अंतर्गत थी? इंग्लिश। इतना क्लियर है? तो अब सीधी बात है, अंग्रेज कूदेंगे भी तो कैसे कूदेंगे? वजह तो चाहिए। तो वजह यह थी कि तुमने हमारे दोस्त को समस्या दे दी। हमारा दोस्त कौन है? गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, उसको प्रॉब्लम हो रही, यानी अब हम लड़ेंगे। तो अब यहां से क्या देखने को मिलता है? इमीडिएट कॉसेस क्या है कि हैदर अली ने इशू कर दिया नॉर्थन सरकार्स, उसके बाद प्रूव्ड टू बी एन इमीडिएट कॉजेज ऑफ द फर्स्ट एंग्लो वॉर। कॉज याद रखना। अब नॉर्थन सरकार्स क्या है, तो जरा इसको गौर से देखो। ये रहा आपका नॉर्दर्न सरकार्स, ठीक है, ये लगा हुआ क्षेत्र है, ये इमीडिएट कॉज है किसका? फर्स्ट एंग्लो वॉर का। अब नॉर्थन सरकार क्या इमीडिएट कॉज है, तो इसको इधर देखते हैं। तो देखो, तो तात्कालिक कारण क्या था? नॉर्थन सरकार, ठीक है। यहां से हमें पता चलता है एंग्लो मैसूर का, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज डिमांडेड द एरिया ऑफ नॉर्थन सरकार फ्रॉम द निजाम ऑफ हैदराबाद। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निजाम ऑफ हैदराबाद से ये एरिया मांगा। क्यों? यहां से इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर और कोस्ट लाइन ट्रेड करेंगे।
ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी का, और उसके बाद जो अनाज बना जाए उसका ट्रेड करेंगे, और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर का कॉस्ट ट्रेड करेंगे। निज़ाम ने मना कर दिया इंग्लिश को। प्रपोजल इनिशियली बट लेटर इन 1766 साइन अप ट्रीटी, पहले तो मना कर दिया, फिर 1766 में भाई साहब ट्रीटी को कंपनी ने साइन कर लिया। पर ड्यू टू इट्स पुअर फाइनेंस एंड मिलिट्री कंडीशन, उसको लगने लगा कि भाई साहब नॉर्थन सरकार आज कहीं ना कहीं निज़ाम को क्या लगने लगा, वो बैठा हुआ है ना मैसूर, वो मुझ पर कभी भी अटैक कर देगा, मेरे पास तो अच्छी फौज ही नहीं है, तो मैं किसकी मदद लूँ, ब्रिटिशर्स की। तो उसने इस लालच में क्या किया, इसने उनके साथ क्या कर लिया, ट्रीटी कर ली। ट्रीटी करने के बाद अब यहाँ पे क्या दिखता है, निज़ाम रिजेक्टेड द प्रपोजल इन, बाद में ट्रीटी कर ली पुराना। उसके बाद द कंपनी गॉट द नॉर्थन सरकार्स एंड इन द एक्सचेंज प्रॉमिस्ड टू गिव अ मिलिट्री सपोर्ट, उन्होंने क्या बोला, नॉर्थन सरकार्स हमें दे दो और हम तुम्हें उठा के क्या करेंगे, मिलिट्री सपोर्ट देंगे। किसके खिलाफ, हैदर अली यानी मैसूर के खिलाफ। मैसूर सबसे बड़ी पावर थी, मैसूर को अपने रास्ते के दो कांटे दिख रहे थे, तो इनको भी तो बचना था, तो इन्होंने मदद किसकी ले ली, ब्रिटिशर्स की। क्लियर है, इतना क्लियर है सबको। अब आगे वो क्या कह रहा है, द कंपनी गॉट अ नॉर्थन एक्सचेंज प्रॉमिस मिलिट्री सपोर्ट देंगे निजाम ऑफ अगेंस्ट द मैसूर स्टेट, वही वाली बात आ गई। मीनवाइल द निजाम ऑफ हैदराबाद हैड फॉर्म्ड एन अलायंस विद द मराठा टू कंटेन द क्या लिखा है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ हैदर अली। है भैया जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, अब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी क्या हो रही थी हैदर अली की, हैदर अली यहाँ था, अटैक कर देता था और अपना राज्य बढ़ा लेता, फिर आगे बढ़ा, फिर अटैक कर दिया, धीरे धीरे निजाम शाही में घुस रहा था। इनसे लड़ने के लिए उन्हें क्या चाहिए थे, लड़ाका, और लड़ाका कौन थे उस टाइम, किराए के वो कौन, मराठास से कह दी कि भाई साहब ये हैदर अली जो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है ना, इसका एक्सपेंशन रोकना अपने को, ठीक है। अलायंस विद द एंड कंटिन्यू द एक्सपेंशन पॉलिसीज, हेंस अ ट्रिपार्टियन ट्रीटी, 3 जनों की ट्रीटी साइन हो गई। अब 3 दुश्मन कौन कौन हो गए, अंग्रेज, मराठा और निजाम, किसके खिलाफ, मैसूर। समझ गए कि नहीं समझे, कोई डाउट। निजाम को डर लग रहा था तो निजाम ने अंग्रेजों से ट्रीटी कर ली, साथ में निजाम को एक और चाहिए था तो मराठास को अपने साथ मिला लिया। मराठास को क्या चाहिए था, चौथ ही तो चाहिए, चौथ दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया वो हो गया, भैया चौथ देना चालू कर दिया। अब यहाँ पे इवन हैदर अली वॉज ऑल्सो क्या लिखा है, रेजिनेटेड विद द इंग्लिश एंड दे हैड एस्टेब्लिश्ड अ फॉरफिटेड आउटपोस्ट एट द वेल्लूर। अब उन्हें भी समझने आ गया हैदर अली को कि आज नहीं तो कल भैया खतरा है, तो अपन भी क्या करो, फोर्ट्रेस कर दो, एक किला खड़ा कर दो जहां से हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मोर्चा मिलेगा। अब कोर्स ऑफ द वॉर, लड़ाई में क्या हुआ, द कंपनी, द मराठास एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद मैसूर पे अटैक करते हैं 1766, तीनों मिलके। हैदर अली तबीयत से सुताई लगाता है और भाई साहब किस किस को रोन देता है, निजाम को, मराठास को, ज्वाइंट भी किसी की, और बेच किसने दी, डचेस ने बेच दी टीपू सुल्तान की जगह। किसको, टीपू सुल्तान की जगह किसको बेच दी, राजा ऑफ त्रावणकोर को। क्यों बेची भैया, जगह तो टीपू सुल्तान की थी। उसके बाद टीपू सॉ दिस द वायलेशन ऑफ द सोवर्निटी राइट्स, भैया ये तो तुमने हमारे अधिकारों को हनन कर दिया, उसने त्रावणकोर पर अटैक कर दिया। त्रावणकोर की दोस्ती किससे थी, अंग्रेजों से। अब दुश्मन का दुश्मन वही दोस्त, कंपनी ऑलरेडी उसमें खुजली चल रही थी लड़ाई की, टीपू सुल्तान से लड़ना था, वजह नहीं मिल रही, लो वजह मिल गई, इसीलिए त्रावणकोर की जंग हुई। कॉजेज ऑफ द वॉर क्या हुआ, सीधी सिंपल सी बात, अंग्रेजों की मदद किसने करी होगी, निजाम और मराठास। मैसूर को किसने मदद दी, फ्रेंच और टर्की ने, ठीक है। हु विन, कौन जीता, ब्रिटिशर्स। और इसमें कौन सी ट्रीटी हुई, श्रीरंगपट्टनम। चलो भाई सब ट्रीटियां पढ़ लें। पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई, हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स। कंफर्म, हैदर अली की मदद कौन कर रहे थे, फ्रांसीसी, और ब्रिटिशर्स की मदद कौन कर रहे थे, निजाम और कर्नाटक वाले, ठीक है, कंफर्म है, ये मदद कर रहे थे। पहले में कौन जीता, हैदर अली। दूसरे में कौन मारा गया, हैदर अली। पहले में कौन सी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरे में ट्रीटी कौन सी हुई, मंगलुरु की ट्रीटी। तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी, ठीक है। अगला श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हमें देखने को मिलती, टीपू हैड टू सरेंडर। अब देखो भाई साहब यहीं से हमें क्या देखने को मिलता है, और लड़ने का मजा कौन ले रहे थे, कौन बन गए थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्हें किसको हटाना था जड़ से, टीपू को। 2 जनों को साथ में ले लिया, वो 2 कौन थे, निजाम और मराठास।
अब लड़ने की कोई वजह चाहिए थी तो जान करके किसको उकसाया गया, त्रावणकोर के राजा को। उसने वो ट्रीटीज कैप्चर कर ली जो ट्रीटीज किसकी थी, टीपू सुल्तान की, और इनडायरेक्टली मदद कर दी, तो भाई साहब जीत गए, सीधे सिंपल सी बात। टीपू ने सरेंडर कर दिया अपने आधी से ज्यादा टेरिटरी ब्रिटिशर्स को और उसके दोस्तों को, अलायंस को, अलायंस मतलब उसके ग्रुप को। अब देखो टीपू सुल्तान के पास कुछ नहीं बचा, कंपनी ने ब्राहा महल, उसके बाद डिंडीगुल और मालाबार वाले एरिया ले लिए। कौन कौन से ये एरिया, कोस्टल एरियाज जहां से व्यापार करेंगे। अगला मराठास ने कही हमें तो तुंगभद्रा जो नदी बह रही है ना उसका पूरा क्षेत्र दे दो, दे दिया भैया। निजाम ने कृष्णा और पेन्नार के इर्द गिर्द वाला एरिया ले लिया। बताओ, टीपू का सबसे फर्टाइल एरिया तो इन्होंने ले लिया, और साथ में क्या बोला, 3 करोड़ रुपया पे करोगे, तुमने जो हमें से लड़ाई करी ना, हमें लॉस हो गया, 3 करोड़ रुपया। एज ही वॉज अनेबल टू पे सच ह्यूज अमाउंट इमीडिएटली, अगर वो पेमेंट नहीं करेगा, उसके दोनों बच्चों को भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कर लिया, गिरफ्त में ले लिया। सीधी बात है, बड़े को गिराना हो बेटों की गर्दन पकड़ लो, उन्होंने वही किया। While Lord Cornwallis, Sir John Shore become the Governor General, he adopted a policy of non-intervention towards the Mysore. इसे कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। किसको कहा जाता है, सर जॉन शोर को। इन्होंने नॉन इंटरवेंशन, अब ये पॉलिसीज में क्या था, ये अभी आने वाला है, ठीक है। लास्ट में मैंने सारी पॉलिसीज लिख दी हैं ताकि आपको एक बार शॉर्ट में समझने आ जाए। 3 हो चुकी हैं, चौथा क्या रीजन था, रीजन ये था Now the fourth Anglo-Mysore War में हमें क्या देखने को मिलता है, लॉर्ड वेलेस्ली सेल्ड फॉर इंडिया बाय द टाइम इंग्लैंड वाज स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल अगेंस्ट द फ्रांस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब भैया लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो पहुंच गए इंडिया, और यहाँ आके भैया फ्रांसीसी से वो सर्वाइव कहीं नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं 1801 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अलायंस बना ली थी ट्रस्ट पॉल ऑफ रशिया से, और परहैप्स सीरियस प्लान बना लिए थे उसने कि अपन इन्वेड करेंगे इंडिया को वाया हरात और कंधार। भैया 2 जगह से अंग्रेज कहाँ हैं, उन्होंने कहा अंग्रेज भयंकर तरीके से पैसा कमा रहा है, फ्रांसीसी को पता चला कहाँ से, इंडिया से। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने भैया अलायंस बना ली थी और उसने कह दिया अंग्रेजों की सुताई लगाएंगे अपन वहां चल के, ठीक है। अब इसके बीच में क्या हुआ, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। टीपू सुल्तान जानते थे कि दुश्मन का दुश्मन कौन होता है, दोस्त, तो क्यों ना अपन किससे हाथ मिला लें, नेपोलियन बोनापार्ट से। हेंस वो एक नेगोशिएशन विद द फ्रेंच एंड वेंट टू इलैबोरेट परहैप्स द वॉर विद एन इंग्लिश। उसने भैया वहां पे क्या किया, इसने फ्रांसीसियों से हाथ मिला लिया, उसके बाद और लड़ाई छेड़ दी किसके खिलाफ, अंग्रेजों को। लो चौथा रीजन भी मिल गया। चौथा रीजन क्या था, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को क्या कर लिया था, ऐड कर लिया था, और वो फ्रांस की लिबर्टी का झंडा भी फहरा, अकॉर्डिंग उसने प्लांटेड कर दिया था फ्लैग ऑफ लिबर्टी इन श्रीरंगपट्टनम। किसकी मदद से, फ्रांसीसी, अब हम फ्रांसीसियों के साथ देंगे। एंड स्लेड हिमसेल्फ एट द सिटीजन टीपू, और यहीं से उनको एक नाम मिला जिसका नाम था सिटीजन टीपू। He also employed the French commandant, इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबों में नहीं दिया, ये अलग से लिखा है, आप लिख लेना। इसने एक कमांडर को भी, एक फ्रेंच कमांडर को अपने दल में किया, और उसका नाम क्या था, मॉन्सियस रेमंड। उसको अपनी आर्मी में मिलाया और 14,000 पीपल विद द हेल्प, और उसने आर्मी बनाई 14,000 लोगों की। ये सारी एक्टिविटीज जो टीपू की थी ना, किसको मिर्ची लग गई, वेलेस्ली को। इसीलिए टीपू रिजेक्टेड द ऑफर्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस ऑफ द वॉर बिगिन। अब अंग्रेज क्या करते थे, सब्सिडरी अलायंस, इतनी बड़ी फौज यूरोप से मंगाएंगे तो खाना वाना तो खिलाना पड़ेगा, तो वो यहाँ के वीक रूलर देखते, आदित्य को ले लिया, आदित्य से कहा 20,000 की सेना तुम रखो, ये तुम्हारी हो गई, ये तुम्हारी जंग में मदद करी। और अपन ने कहा सही में, बस इनको खिलाना पिलाना और सैलरी दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो किराए के टट्टू जो होते थे ना, कि भाड़े के गुलाम, तो वो इस तरीके से काम करते थे, ठीक है। अगला क्या हुआ इस लड़ाई में, अंग्रेजों के पास तो 2 पावरफुल आदमी पहले ही थे, कौन थे, मराठा और निजाम। मैसूर की मदद किसने करी, फ्रांस ने। कौन जीता, ब्रिटिशर्स।
अब ब्रिटिशर जैसे ही जीत गए, जीतने के बाद भैया इसी के बीच में एक लड़ाई हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। कंपनी ने मैसूर आर्मी टीपू सुल्तान को पूरी तरीके से जड़ से निकाल दिया, उसकी भाई साहब कंट्री को डिफीट कर दिया, सिटी कैप्चर कर ली। द कंपनी, द मराठास एंड द निजाम ने पूरी बची हुई टीपू के पैसा, कॉन्ट्रैक्ट, जेवर, इवन वहां के कपड़ा लत्ता सब छुड़ा ले गई। ठीक है, द कंपनी हैड एक्वायर्ड द सी कोस्ट ऑफ द लोअर पेनिसुलर, जो निचली पेनिसुलर का पठार था उस पर पूरी की पूरी तटवर्ती एरिया को कंपनी ने कैप्चर कर दिया। As the result, the threat of French from the Malabar was completely wiped out. मालाबार में जो कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों का डर था ना, डर क्यों था? टीपू सुल्तान की वजह से, वो खत्म कर दिया। कंपनी ने भाई साहब रिस्टोर कर लिया और रिस्टोर्ड द वाडिया डायनेस्टी टू द थ्रोन ऑफ मैसूर एंड ब्रॉट द 2-year-old प्रिंस कृष्णा राजा एज अ न्यू रूलर। वहां पे पहले वाडिया डायनेस्टी का शासन था, उसको हटा के कौन बैठा था? हैदर अली। इन्होंने वापस जो वाडिया डायनेस्टी थी उसको बिठाया और बिठाने के बाद उसके 2 साल का एक बच्चा था जिसका नाम था कृष्ण राजा, उसे नया राजा बना दिया। और रिमेन द टेरिटरी मैसूर एरिया, जितना भी मैसूर था, श्रीरंगपट्टनम वाज गिवन बैक टू द वाडिया डायनेस्टी। अंग्रेजों ने वाडिया डायनेस्टी को अपने कब्जे में कर लिया। अब वाडिया डायनेस्टी तो गुलामी करेगी ना, क्यों नहीं करेगी? उसका तो नामो निशानी मिट गया, तो उसको दोबारा से रीबर्थ कर दिया। फाइनली ब्रिटिश कंपेल्ड सब्सिडरी अलायंस ले लिया उसने, ब्रिटिशर्स को पैसे देने लगे। इस तरीके से ब्रिटिश ने गेन कंट्रोल ओवर द मैसूर बट ऑलमोस्ट एंटायर द साउथ इंडिया। मैसूर को कब्जा नहीं किया उसने, पूरे के पूरे सदर्न इंडिया को कब्जा किया। क्वेश्चन चलता रहेगा, इतना क्लियर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस हमने देख लिया। इसी तरीके से ये खत्म होता हमें देखने को मिलता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इसी के साथ साथ हमें क्या देखने को मिला? ब्रिटिशर्स ने इस पूरे एरिया को गेन कर लिया, सदर्न इंडिया को। इन 1831 विलियम बेंटिक ने इस मैसूर को टुक कर लिया और इशू किया मिस गवर्नेंस का। अब वाडियार को भी तो हटाना था, उनने कहा तुम्हारे चाल चलन अच्छे नहीं, हटो, हम देखेंगे। इन 1881 लॉर्ड रिपन ने उसे दोबारा से रिस्टोर करके वाडियार को फिर बिठा दिया। तो अब ये तमाशा चल रहा था, वो अपने पपेट यानी कठपुतलियों को बिठालते थे और ये क्लियर। तो अब आपको मैसूर समझने आया, मैसूर कहाँ है ये समझने आया, मैसूर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ट्रेड रूट है। मैसूर को क्यों हटाया गया? क्योंकि फ्रांसीसियों को हटाना था। फ्रेंच एक बहुत बड़ा, और वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था, तो उसे भी हटाना था। अब नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ आने वाला था? इंडिया। उससे पहले उसके दोस्तों को ही तो मिटा दो, आने से टेंशन। तो इस तरीके से ये पूरा जो एरिया है, क्या बोलते हैं? पेनिसुलर एरिया, दक्षिण का पेनिसुलर, उस पर किसका कब्जा हो गया? निजाम तो पहले ही गुलाम थे। मराठास को अब अगले में मराठा को पटकने वाले, तो मराठा खत्म, तो पूरा एरिया मराठा, लास्ट एम्पायर वही तो था, वो खत्म, अपना एरिया चालू। उसके बाद सिंध चलेंगे, वो ट्रीटी कर लेंगे, अमृतसर वो खत्म हो गई, यहाँ इनको खत्म कर लें, लो भैया अखंड भारत। इसके बाद 1857 की क्रांति की तरफ अपन बढ़ेंगे और अपना एक 1/3 पोर्शन खत्म हो चुका होगा। ठीक है, क्लियर है? इतने में कोई डाउट? बंद कर दो इसको।